हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिवम अकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं जो क्लास 10th की सीरीज़ थी, क्योंकि क्लास 10th के बोर्ड्स एग्ज़ाम आपके ज़्यादा पास में ही हैं। तो अब वो समय आ चुका था कि कुछ लेकर आया जाए नया चीज़। तो एक नई प्लेलिस्ट आएगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की क्लास 10 से रिलेटेड, जो कि बेसिकली बेस्ड होगी आपके एनसीईआरटी पे पूरी की पूरी। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर जो मैंने स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। चैप्टर का नाम है क्या? मनी एंड क्रेडिट। तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा कब? जब आप उस चैप्टर का नाम जो है उसी का मीनिंग समझ लेंगे। तो मनी का मतलब क्या होता है? मनी वो चीज़ है जिसको हम लोग ऐसे मीडियम एक्सचेंज यूज़ करते हैं। जब मनी नहीं था तो मनी से पहले जब आप क्लास 10th हिस्ट्री के बुक पढ़े होंगे, तो क्लास 10th हिस्ट्री के बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 1 पे एक चीज़ दिया होगा, कॉरीज और सेल। कॉरीज दिया होगा और सेल जिसको कहते हैं, जो समुद्र में मिलता है। तो जब हम लोग के पास मनी नहीं था, उस कौड़ी का यूज़ क्या करते थे हम लोग? क्या करने के लिए? एज अ मीडियम एक्सचेंज हम लोग गुड्स को खरीदते थे और वो कौड़ीज को दे दिया करते थे। ठीक, कौड़ीज के साथ साथ एक और चीज़ आता है जो आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ोगे, बार्टर सिस्टम का। तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंड्स क्या होता है। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो मनी क्या होता है वो तो मैंने आपको समझा दिया कि सर मनी क्या है। तो मनी एज ए मीडियम एक्सचेंज है, एक माध्यम है ट्रेड करने का, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एक्सचेंज के तौर पर। दूसरा जो चैप्टर का नाम दिया है वो क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? किसी से भी उधार लेना। किसी से भी क्या लेना? उधार लेना। अब उधार तो लेना ही पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि बिना उधार लिए तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, अब क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार है। उधार भी कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। फॉर्मल, इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर्स है जो इस क्रेडिट को हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर को हमको बात करना है। ठीक है, तो बिना समय बिताते हुए एक ओवरऑल व्यू मैंने आपको दे दिया है। हम चैप्टर पे सीधे आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, और लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करेंगे आपको, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बिना समय बिताए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो टॉपिक आपका क्या? मनी एज ए मीडियम एक्सचेंज। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था कि मनी क्या है। मनी को अगर हम लोग देखते हैं एज ए मीडियम एक्सचेंज के तौर पर, तो आखिर है क्या? ठीक, देखिए क्या है। पहला, द यूज़ ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ में। ठीक, ज़िंदगी में आप जो भी कर रहे हैं, आप हर जगह जा रहे हैं, किसी भी दुकान पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बिना जेब में पैसा लिए आप जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। आपकी पूरी लाइफ ही मनी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, लुक अराउंड यू एंड यू वुड इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। आप अपने चारों तरफ एक बार देखिए तो कम से कम आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। ट्रांजेक्शन मतलब यहाँ हिंदी में ट्रांजेक्शन को कहते हैं लेन देन हो रहे हैं। और लेन देन भी कैसे? मनी से रिलेटेड लेन देन आपके हो रहे हैं। सिंगल डे में कई सारे लेन देन होते हैं। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप उसका लिस्ट बना सकते हैं, तो आप बना लीजिएगा अपना लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। इन सारे ट्रांजेक्शन में देखने को क्या मिलता है कि जो गुड्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? बाई करते हैं। माने गुड्स आर बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड, माने गुड्स का दो ही काम है यहाँ पे, या तो हम उसको खरीदेंगे या तो हम उसको सेल कर देंगे। और खरीदेंगे और सेल करेंगे दोनों किस चीज़ के यूज से? तो दोनों जगह पे यूज किस चीज़ का होगा? यूज ऑफ मनी। वहाँ दोनों जगह पे यूज क्या होगा? मेरा मनी। चाहे वो हम सेल करें चाहे वो हम परचेज करें, वहाँ यूज का किसका? मनी का। इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी। और कुछ ट्रांजेक्शन पे देखने को क्या मिलता है कि जो सर्विसेज होते हैं वो हमको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप फ्रिज खरीद के घर पे लेकर आते हैं और वो फ्रिज आपका क्या होता है? ख़राब हो जाता है। जब फ्रिज ख़राब हो गया तो खरीद के तो आप लेकर आए थे, तब तो पैसा दिए थे। अब आप उसको फ़ोन करेंगे सर्विस सेंटर पे कि भाई आओ मेरे यहाँ फ्रिज ख़राब हो गया, उसको बनाओ। तो वो क्या करेगा? मनी के ही लिए आपसे सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपको सर्विस देगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए बैंकिंग सेक्टर का। आप बैंक्स में जाते हैं तो जो बैंकिंग्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, यहीं आपके चैप्टर से इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, मैं लिंक कर देता हूँ। यहाँ बात हुई है सर्विसेज का। तो 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं सर? तो आपका एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और एक आपका कौन सा होता है? टर्शरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर होता है? टर्शरी सेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर सबसे ज़्यादा वर्कर किस सेक्टर में इन्वॉल्व है? ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है आपके एमसीक्यू में भी, बोर्ड के पूछा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कहाँ होते हैं? वर्कर्स की सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है, वर्कफोर्स होता है, वो कहाँ पे होता है? प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन क्वेश्चन पूछता गया है कि ये बताइए, जब वर्कर्स सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज़्यादा है? अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका होता है? सर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर का होता है, प्राइमरी सेक्टर का नहीं होता है। तो ये एक अलग ही चैप्टर है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज,
जब मैं वहाँ पे आऊँगा तो मैं इसकी बात करूँगा। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं, घूमते फिरते था तो मैं यही आपको सोचा डील कर लूँ उससे। फॉर सम देयर माइट बी नॉट बीन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप दुकान पे गए सामान लेने के लिए, दुकान पे सामान लेने गए, जेब से आपके पैसा गिर चुका है। ठीक, शुक्र मनाइए कि आपके घर के पास का ही दुकान था। ठीक, कहीं दूर का दुकान होता तो क्या होता, आपको बहुत मार मारता वो। लेकिन वहाँ पे आप क्या कहते हैं, भैया अभी पैसे नहीं है मेरे पास, अभी मैं आपको ला के दे दूंगा। मतलब एक प्रॉमिस के तरह आप क्या करते हैं, वहाँ पे चले आते हैं कि मैं आपको बाद में पैसा दे दूंगा, और आप सामान क्या करते हैं, उधार में लेके चले आते हैं। वही उधार की मैं बात कर रहा था, क्या वही बात कर रहा था मैं क्रेडिट की, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। तो आपको हमको लग रहा है हल्का फुल्का चीज़ें यहाँ समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा कि मनी और क्रेडिट आखिर है क्या। आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स में हम लोग। हैव यू एवर वॉन्डेड व्हाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी। कभी आपने सोचा, रात में सोइएगा तो सोचिएगा, आखिर सोचिएगा क्या, ये सोचिएगा कि क्यों हम लोग मनी में ही ट्रांजेक्शन करते हैं। रीज़न क्या है वो देखिए। A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he she might want. एक पर्सन जो किसी दूसरे कमोडिटी को खरीदना चाहता है या परचेज करना चाहता है, उसको लगता है कि यार ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको ये चीज़ खरीदनी है, तो वो क्या करेगा, वो उस मनी का यूज़ करके उसको एक्सचेंज कर सकता है, खरीद सकता है। वो उसके लिए ज़्यादा सफिशिएंट पड़ेगा, ईजी पड़ेगा। दस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग मनी को प्रेफर करते हैं क्या करने के लिए, पेमेंट रिसीव करने के लिए, या कुछ भी गुड्स का जब वो एक्सचेंज कर रहे हैं तब, ताकि वो क्या कर सके, इजीली उसको परचेज कर सके या सेल कर सके। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसका केस लिया गया है। देखिए कैसे, ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाई वीट। होता क्या है, जो ये शू मैन्युफैक्चरर आपका यहाँ बैठा हुआ है, ये आखिर करना क्या चाहता है, ये शू मैन्युफैक्चरर है। ठीक, ये अपने जूते को बेचना चाहता है कि जो शूज़ वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको सेल कर दूं, और सेल करके मैं मार्केट में से क्या ले लूं, मैं मार्केट में से वीट ले लूं। मतलब इनकी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, रिक्वायरमेंट है वीट की, और इनके पास है क्या, शूज़ है। मतलब शूज़ के एक्सचेंज में वीट चाहते हैं ये। फिर देखिए, द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। अब इस शू मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा, पहले अपने शूज़ को सेल करना पड़ेगा, और फिर जिससे इसको क्या अर्न होगा, मनी अर्न होगा। फिर उस मनी के एक्सचेंज से क्या कर पाएंगे, इनको जिस चीज़ की नीड थी, इनको नीड थी किसकी, वीट की नीड थी, तब जाके वो क्या करेंगे, वीट को परचेज कर पाएंगे। आगे देखिए, इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। आप एक बार इमेजिन करिए, सोचिए कि मान लीजिए शू मैन्युफैक्चरर के पास, इस शू मैन्युफैक्चरर के पास मनी होता ही नहीं, इस शू मैन्युफैक्चरर के पास मनी नहीं होता। ठीक, तब क्या होता, जब इनके पास मनी नहीं होता तो इनको करना क्या पड़ता, इनको अपने शूज़ के बदले उस वीट को परचेस करना पड़ता। ठीक, मतलब ये ऐसे लोग को ढूंढते हैं कि जिसको रिक्वायरमेंट किसकी हो, शूज़ की रिक्वायरमेंट हो, और उसके पास पहले से वीट हो और वो वीट को ही सोल्ड करना चाहता हो। ऐसा पॉसिबल है, थोड़ा कठिन की बात है, लेकिन अब ये ढूंढेंगे किसी ना किसी को। देखिए यहाँ पे, he would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also want to buy the shoes in exchange। ये शू मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, ये किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगा या किसी फार्मर के पास जाएगा जिसके पास क्या हो, वीट होना चाहिए। अब उसके पास वीट होगा, जैसे यहाँ पे ये हैं, तो मान लीजिए ये श्याम हो गए और ये आपके राम हो गए। राम क्या बेचना चाहते थे, शूज़ बेचना चाहते थे, और शूज़ बेच के वीट इनको चाहिए था। अब ये राम जाते हैं श्याम के पास, श्याम जो कि कौन है, एक फार्मर है। अब फार्मर से कहते हैं भाई तुमको क्या दे दो, वीट दे दो। हो सकता है कि ये फार्मर क्या चाहता हो, शूज़ चाहता हो, तब तो ये दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि दोनों के वांट्स वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसको शूज़ चाहिए था और इनको वीट चाहिए था, ये शूज़ दे के वीट इनसे ले लेंगे, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, खुद में एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन कभी कभी कंडीशंस क्या बनेगा, दिक्कत कहाँ पे आएगी, मान लीजिए ये शूज़ तो खरीदना चाह रहे हैं, मतलब बेचना चाह रहे हैं इनको, और इनके पास वीट भी है, लेकिन ये शूज़ परचेज ही नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब श्याम जो है वो शूज़ परचेज नहीं करना चाह रहे हैं, तब वो कैसे अपना वीटिंग को सोल्ड कर देंगे, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। फिर देखिए, दिस इज बोथ पार्टीज हैव टू एग्री सेल एंड बाय ईच अदर कम्युनिटीज, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब क्या है, जब दोनों के दोनों पार्टीज, जो सेल कर रही है और जो बाइस कर रही है, वो एग्री हो जाएगी, ठीक है
जो आप सेल करना चाहते हैं वो मुझे चाहिए और जो आप बाई करना चाहते हैं वो मुझे चाहिए, तो दोनों एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। बट नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम की बात है। फिर देखिए, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इट एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाई। जो एक पर्सन बेचना चाहता है, जो एक पर्सन, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल, जो एक पर्सन एग्जैक्टली बेचना चाह रहा है, हो सकता है सामने वाले भी एग्जैक्टली वही सेम चीज खरीदना चाहता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहेंगे। अब यहीं पे एक बात आती है बार्टर सिस्टम की, आपने पहले भी सुन रखा होगा इसको। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन एसेंशियल फीचर। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, वहां पे कोई मनी जैसी चीज नहीं होती थी, उस समय मनी नहीं आता था, तब जो लोग एक्सचेंज करते थे वहां पे उस एक्सचेंज में एक फीचर देखा जाता था, और वो सेम वही फीचर था, कौन सा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का, जहां पे क्या, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट अदर विशेस टू बाई। जो एक बंदा बेचना चाह रहा है, सामने वाला भी वही सेम चीज उससे खरीदना चाह रहा था उस प्रेजेंट टाइम में। वहीं पे क्या होता है, बार्टर सिस्टम भी आता है। तो बार्टर सिस्टम का ये एक फीचर है, ठीक है। आगे देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब आप बताइए, जब मनी जैसी चीज आ गई, जब मनी आ गया तब हमको नहीं ना ढूंढना पड़ेगा कि यार हमको इससे वीट खरीदना था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इससे वीट खरीदना और इसको शूज़ चाहिए, तो हमको इसको शूज़ ला के बेचना पड़ेगा। लेकिन जब मनी आ जाएगा तो मनी मेरे पास भी है, मनी इसके पास भी है, हम दोनों क्या कर सकते हैं, मनी के लिए उस चीज गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जब मनी आ गया तो मनी क्या किया, ये जो हमारा कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाला चक्कर चल रहा था उसको क्या किया, वहाँ से एलिमिनेट कर दिया, वहाँ से हटा दिया। तो मनी के होने का ये फायदा है। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर फार्मर। अब इस शू मैन्युफैक्चरर को, इस फार्मर को ढूंढने की कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई नहीं हो तुम तो कोई बात नहीं, मैं अपने शूज़ को मनी के लिए बेचूंगा, मनी प्रोवाइड करूंगा, मनी पाऊंगा और मनी से क्या करूंगा, वीट को जाके परचेज कर लूंगा। यहाँ दोनों को काम हो जाएगा, दोनों को कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। आगे देखिए, ऑल यस टू डू इज फाइंड अ वायर फॉर द शूज। अब इसको करना क्या पड़ेगा, जो आपका शू मैन्युफैक्चरर थे हो जाएगा, वो एक ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसको शूज की जरूरत है, उसको शूज सेल कर देगा, एक्सचेंज में उससे मनी ले लेगा, फिर जिसके पास वीट होगा उसके पास जाएगा, उसको पैसा देगा, मनी देगा और उससे एक्सचेंज में वीट ले लेगा। ऐसे उसका भी जो नीड था वो भी क्या हुआ, वो पूरा का पूरा हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी को हम क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, जहाँ पे मनी एज एन इंटरमीडिएट एक्ट करता है एक्सचेंज प्रोसेस में। जब हम कोई एक चीज़ की अदला बदली करते हैं और उसमें एज मनी क्या करते हैं, हम उसको देते हैं, ठीक है, या लेते हैं मनी उससे। जब बाई करेंगे तब क्या करेंगे, मनी देना पड़ेगा, जब सेल करेंगे तो सामने वाला मनी हमको देगा। तो इंटरमीडिएट जो हमारा आ रहा चीज़ वो क्या है, मनी है, इसी को हम लोग कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ऊपर नीचे जो दो टॉपिक हम लोग ने पढ़ा, वहाँ पे दो चीज़ क्या पढ़ा हम लोग ने, सबसे मेन हम लोग ने पढ़ा क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, जो पढ़ा वो क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, उसको हम लोग ने पढ़ा। और दूसरा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो यहाँ हम लोग ने पढ़ा वो। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आप जानते हैं क्या, मनी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट मैंने ऊपर ही आपको समझा दिया था। तो ये दो टॉपिक मैं कोशिश करूँगा, मतलब आप ट्राई करिए कि बढ़िया से आपको तैयार हो जाए, वो भी विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप शू मैन्युफैक्चरर या वीट का ही ले सकते हैं, या कोई भी और भी एग्जाम्पल आपका चलेगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ अ मनी। अब ये जो टॉपिक है थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आपका, जो फॉर्म्स ऑफ मनी है आपका। अभी लास्ट में मैं क्या करूँगा, एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो सारे के सारे टॉपिक आपके ज़्यादा इजीली कवर हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए, सिर्फ वो फ्लो चार्ट देख के मत चले जाइएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में देख, वी हैव सीन दैट द मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। मनी को हम लोग देख लिए कि वह एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में यूज़ होता है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन, जब कॉइन्स नहीं बने हुए थे, जब कॉइन्स नहीं थे तब क्या चलता था, तब वहाँ पे लोग क्या करते थे, अपने ग्रेन्स को, कैटल्स को एज अ मनी के तौर पे यूज़ करते थे। मान लीजिए कुछ सामान कर दें, 10 गाय बेच दिए, कुछ और कर दें, एक अनाज की बोरी उसको दे दिए। तो एज क्या करें, ग्रेन और कैटल को एज ए मीडियम एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं ना। बाद में जब क्या होता है,
एंशियंट मेडिवल एज हमारा आता है, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है किसका, गोल्ड कॉइन का, सिल्वर कॉइन का, कॉपर कॉइन का। ये तो हमारे कब चलता है, लास्ट सेंचुरी जो हमारी चल रही थी, लास्ट 100 ईयर पहले की बात है, तब तक ये सारी चीज़ हमारी चल रही होती हैं। पंच मार्क कॉइन जो होते हैं, ठीक, जो सील्स होते हैं, उसका यूज़ किया जाता था क्या करने के लिए, एज अ मीडियम एक्सचेंज यूज़ करते थे वो लोग, एज अ कॉइन यूज़ करते थे। आज प्रेजेंट टाइम में क्या हम लोग गोल्ड कॉइन का यूज़ करेंगे क्या मीडियम एक्सचेंज, पॉसिबल तो नहीं लगता हमको। आगे देखते हैं करेंसी क्या है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूडेड करेंसी, पेपर नोट। अब देखिए दो तरह की करेंसी है, एक तो आपकी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, एक आपकी ओल्ड फॉर्म ऑफ करेंसी। ओल्ड फॉर्म ऑफ करेंसी में क्या आएगा, गोल्ड कॉइन्स आ गया, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ठीक, ये सारी चीज़ें आ गई। लेकिन जब मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी की बात करेंगे तब क्या आएगा, तब वहाँ पे आता है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। तब वहाँ पे क्या आएगा, पेपर नोट्स और कॉइन्स। आज हम लोग पेपर नोट्स और कॉइन्स का यूज़ करते हैं ना। Unlike that things that we are used money earlier, modern currency is not only made of precious metals such as gold, silver and copper. Unlike आज जो हम लोग करेंसी यूज़ कर रहे हैं वो किसी प्रीशियस मेटल से नहीं बना हुआ है, क्योंकि हम लोग के पास उतने प्रीशियस मेटल्स है भी नहीं कि हम लोग उसको बना के और यूज़ कर पाएंगे। प्रेजेंट टाइम में होगा क्या कि लोग उसको क्या करना स्टार्ट करेंगे, होर्डिंग करना स्टार्ट करेंगे उस मनी का। होर्डिंग करने का मतलब क्या, हम लोग उसको घर में ही छुपा के रखने लगेंगे। इससे क्या होगा, इससे मार्केट में जो मनी की सप्लाई है वही खत्म हो जाएगी। आरबीआई कहाँ से गोल्ड कॉइन बनाता चला जाएगा। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, और ग्रेन और कैटल की तरह वो नाइदर हमारे यूज़ के भी तो नहीं होते हैं जो पेपर नोट्स और कॉइन्स, उसको इसीलिए एज अ मीडियम एक्सचेंज हम लोग यूज़ करते हैं। मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। मॉडर्न करेंसी का यूज़ किस लिए है, किसी हम लोग गुड्स को परचेज करेंगे या सर्विसेज लेंगे तो उसको एज ए एक्सचेंज हम लोग यूज़ करेंगे, बाकी और किसी काम के लिए तो यूज़ करते नहीं हम लोग। देन व्हाट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम एक्सचेंज, आखिर तब क्यों, जब ये किसी काम का नहीं है तो आखिर क्यों इसको मीडियम एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हैं। It is accepted as a medium of exchange because currency is authorized by the government of the country. सबसे बड़ी बात, एक ऐसा पेपर आप यूज़ कर रहे हैं एज अ मीडियम एक्सचेंज, एक कॉइन यूज़ कर रहे हैं एज अ मीडियम एक्सचेंज, ठीक, बिना किसी बात के, ऐसा तो यूज़ कर नहीं रहोगे। उसको यूज़ क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो उसको ऑथोराइज की हुई है कि ये क्या है, ये ऐसा पेपर करेंसी है जिसको आपको एज अ मीडियम एक्सचेंज यूज़ करना पड़ेगा उस जगह पे। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ पे क्वेश्चन आता है आरबीआई के बारे में कि जितनी भी आपसे मनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो वो कंट्री में कौन रेगुलेट करता है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो वहाँ पे बात आएगा कि इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, यही हमारा जो सबसे हेड है, जो मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको क्या करता है, डील करने का काम करता है कंट्री में। जो ये देंगे डिसीजन, वही डिसीजन सबको मानना पड़ेगा। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। अपने इंडिया में कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन करेंसी इशू कर ही नहीं सकता है, सिर्फ आरबीआई करेंसी को इशू कर सकती है। मोर एवर द लॉ लेजिस्लेट द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इंडिया। मान लीजिए आप इंडिया में ही रह रहे हैं, आप किसी दुकान पर जाते हैं, उसको इंडियन करेंसी देते हैं और वो कहेगा नहीं मैं आपकी इंडियन करेंसी लूँगा ही नहीं, या ऐसे मीडियम एक्सचेंज मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, तो वो क्या होगा, वो लीगल नहीं होगा। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं, कुछ भी इशू फाइल कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप इंडिया में ही रह के इंडियन करेंसी को यूज़ करने से मना कर रहे हैं। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपी। इंडिया में अगर कोई इंडिविजुअल रह रहा है और उसको पेमेंट अगर रुपीज़ में किया जा रहा है तो वो कभी भी मना नहीं कर सकता। हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इसीलिए रुपीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो रुपीज़ को क्या की हुई है, ऑथोराइज की हुई है कि आप इसी को यूज़ करेंगे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बाकी और किसी चीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक क्या, डिपॉजिट्स विद बैंक्स पे। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी एज अ डिपॉजिट विद बैंक। एक और तरीका है जिस तरीके से लोग अपने पास मनी को होल्ड करके या रख सकते हैं, वो तरीका क्या है कि जब हम बैंक्स में मनी को डिपॉजिट करते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। फॉर इंस्टेंस वर्कर हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। होता क्या है, मान लीजिए आप स्कूल टीचर हैं, आप स्कूल में जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ पर मंथ है, आपको मंथ के लास्ट में 20,000 रुपीज़ मिलता है। जब मंथ के लास्ट में को 20,000 मिल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि उसी दिन आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे 20,000 को इन्वेस्ट कर देंगे या कहीं ना कहीं यूज़ कर देंगे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ पैसों को यूज़ करेंगे मंथ के स्टार्ट में, बाकी जो बचे पैसे होते हैं उसको आप क्या करते हैं, उसको आप ले आके कहीं ना कहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं। कहीं ना कहीं क्या डिपॉजिट करते हैं आप, उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, या आजकल जो चल रहा है आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं।
व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश, आखिर वो लोग करते क्या उस एक्स्ट्रा कैश से। जो 20,000 आपको मंथ के लास्ट में मिला, काफ़ी अच्छा लग रहा था जब हाथ में आपके पैसा आया होगा, तो अब उस पैसे का करना है क्या, आप सोचेंगे ही कम से कम। दे डिपॉजिटेड विद द बैंक बाई ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। वो करेंगे क्या, वो सिंपली जाएंगे एक बैंक में जाकर उस मनी को डिपॉजिट कर देंगे, और वो जो बैंक अकाउंट होगा वो उन्हीं के नाम पे खुला होगा, किसी और के बैंक अकाउंट में तो हम जमा करने नहीं जाएंगे। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक का काम क्या है, यहाँ पे देखिए बैंक के फंक्शंस क्या हैं। बैंक उस मनी को डिपॉजिट कर लेगा अपने पास, और डिपॉजिट करने के साथ साथ ही वो क्या प्रोवाइड करेगा, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देगा। मतलब आप उसके पास अगर मनी रख रहे हैं तो वो आपको जब आप पैसा लेने जाएंगे कुछ समय बाद तो कुछ ना कुछ बढ़ा के ही देगा, तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग उस भी क्या सोचते हैं कि यार पैसे को खुद के पास रखेंगे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, इससे बढ़िया बैंक के पास लाकर रख दिया जाए, कुछ तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेव विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज एन इंटरेस्ट। अब इस तरीके से जो हम लोग का मनी है वो भी क्या है, सेफ जगह पे है, साथ ही साथ हमको जब अमाउंट हम लोग ले रहे हैं तो विथ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो और ज़्यादा प्रॉफिट है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एंड व्हेन दे रिक्वायर। अब जो पैसा हम लोग ने जमा किया है तो उसको निकालने का भी तो कोई तरीका होगा, तो बैंक में एक और प्रोसीजर है विदड्रॉ करने का प्रोसीजर, कि अगर हमें जब रिक्वायरमेंट होगा तो कैसे उस मनी को हम विदड्रॉ करेंगे। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। ऐसे डिपॉजिट, मान लो जो बैंक में हम कुछ डिपॉजिट कराए थे कुछ पैसे, और जब उसको विदड्रॉ करना होता है तो हम क्या बनवाते हैं, डीडी बनवा लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट बनवा लेते हैं। कि अगर मैं कुछ डिमांड कर रहा हूँ बैंक से कि बैंक मुझे आप 10,000 रुपीज़ क्या करिए, प्रोवाइड करिए, तो मैंने एक डीडी बना के दिया उनको, और मैंने उनसे कहा क्या कि आप मुझे 10,000 रुपीज़ तुरंत प्रोवाइड करिए, तो बैंक का काम क्या है कि वो आपको 10,000 रुपीज़ प्रोवाइड करेंगे। डिमांड ऑफ डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। इट इज़ द फैसिलिटी विच लेंड इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी दैट आर मीडियम एक्सचेंज। You would have heard of payment being made by check instead of cash. For payment through check, the payer who has an account with the banks make out of a check for a specific amount. डिमांड डिपॉजिट से एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पे है। अब डिमांड डिपॉजिट क्या, आप जब भी आपको पैसा निकालना होगा तो आप डिमांड डिपॉजिट जमा कर देंगे कि मुझे इतनी की डिमांड है बैंक, आप मुझे इतना पैसा प्रोवाइड करने की वो करिए, कृपा करिए। तो वो क्या करेगा, बैंक वाला आपको डिमांड डिपॉजिट को जमा कर लेगा, और आपको एज ए मीडियम एक्सचेंज ने यूज़ किया। जब आपने उसको डीडी अपना दिया तो जितना अमाउंट भी आप उसमें फिल किए होंगे, मान लिया 10,000 फिल किए होंगे तो 10,000 बैंक वाला आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करा देगा। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ आता है, इसका नाम क्या है, चेक। अब चेक क्या होता है वो तो आप जान ही रहे हैं। चेक को हम लोग पेपर मनी भी कहते हैं, कि कैश नहीं दे के हम लोग क्या करते हैं, चेक प्रोवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास पैसा मांगना आता है तो हम उसको क्या करते हैं, यार मेरे पास कैश नहीं है, तुम ये चेक ले लो और अपने बैंक में लेकर डिपॉजिट कर दो। जब तुम अपने बैंक में डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, वो तुम्हारे बैंक में जो डिपॉजिट होगा वो चेक थोड़ी डिपॉजिट होगा, चेक तुम्हारा डिपॉजिट हो गया, बट तुम्हारे बैंक में वो लोग क्या करेंगे, कैश को ट्रांसफर कर देंगे मेरे अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में। तो ये हमारा चेक भी क्या है, एज अ पेपर करेंसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बैंक में दो चीज़ की फैसिलिटी, एक तो आपका डीडी की फैसिलिटी और दूसरा आपका चेक का फैसिलिटी। और एक चीज़ की फैसिलिटी क्या थी, बैंक वाले क्या करते हैं, क्या है, डिपॉजिट करते हैं मनी को, डिपॉजिट तो करते हैं मनी को, साथ साथ क्या पे करते हैं हम लोग को, इंटरेस्ट रेट भी देते हैं। हम लोग का मनी यहाँ पे क्या रहता है, सेफ रहता है। जो बैंक का वो किसके द्वारा गवर्न किया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा गवर्न किया जा रहा है। तो एक सेफ ऑर्गेनाइजेशन है कि आरबीआई इसको क्या कर रही है, गवर्न कर रही है। आगे देखते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। ये एक चेक पेमेंट का वहाँ पे बना हुआ है आपका, आप देख सकते हैं कि चेक कैसे पेमेंट किया जाता है। यहाँ पे साइन होता है, ये चेक नंबर होता है, ये कोडिंग यूज़ किया जाता है, बैंक्स के जो कोड होते हैं। यहाँ पे आप नाम लिखते हैं अपना, जिसको भी देना रहता है, पे करना रहता है, डेट। कभी कभी ये चेक्स क्या होते हैं, बाउंस हो जाते हैं। तो बाउंस क्यों होते हैं, मान लीजिए गलत साइन हो गया होगा या कुछ गलत हो गया होगा। मान लीजिए मैंने आपको चेक काट के दे दिया, मैंने चेक काट के दिया 20,000 का, आपको 20,000 को दिया, बट मेरे बैंक में कितने 15,000 रुपीज़ है उस समय। तो वो चेक क्या होगा, बाउंस हो जाएगा, और वो बाउंस होगा तो क्या होगा, आपके में कैश नहीं डिपॉजिट हो पाएगा। तो कभी कभी चेक भी क्या होते हैं, बाउंस हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं, आप याद रखिएगा कि चेक क्या होता है, डीडी क्या होता है। आगे बढ़ते हम लोग। Thus we see that demand deposit share the essential feature of money. The facility of check against demand deposit makes it possible to directly settle payment without the use of cash. अब डीडी का देखिए, डीडी के यूज से कितना अच्छा हमारे लिए हो रहा है कि बिना किसी कैश के, बिना किसी सेटलमेंट के मैं डीडी दे रहा हूँ, हमको क्या प्रोवाइड कर दे रहे हैं, कैश मिल जा रहा है। तो विदाउट द यूज ऑफ कैश सब कुछ क्या हो रहा है, इजीली डिपॉजिट हो जा रहा है हमारा। वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी,
दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी. You must remember the role what the bank play here, but for the bank there would be no demand deposit and no payment by check against the deposit. The modern form of currency deposit are closely linked to the working of the modern banking system. अब मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में क्या आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं. जैसे मॉडर्न करेंसी हम लोग ने दो ही चीज़ पढ़ा ना, एक तो पेपर करेंसी हम लोग ने पढ़ा था और एक आपका क्या पढ़ा था, कॉइन्स पढ़ा था. मतलब पेपर करेंसी हम लोग ने पढ़ा और एक आपका क्या पढ़ा, कॉइन्स पढ़ा. ये दो चीज़ें हम लोग ने पढ़ी. अब साथ ही साथ उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न फॉर्म में थोड़ा और अब आते हैं. जब बैंकिंग सिस्टम आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा डिमांड डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट के बाद हम लोग ने क्या देखा कि आखिर चेक क्या होता है और इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं. और फिर क्रेडिट कार्ड तो आप जान ही रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है. आगे आते हैं हम लोग. लोन्स एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका कि जो बैंक का एक और फंक्शन है, बैंक क्या करती है, बैंक हम लोग को लोन्स प्रोवाइड करती है. बैंक हम लोग को क्या प्रोवाइड करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है. अब देखिए जैसे यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है यहाँ पे. लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फादर. व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक. ये बताइए, आखिर जो बैंक्स होते हैं, जब बैंक्स हम लोग मनी डिपॉजिट करते हैं तो पूरा का पूरा जब मनी बहुत सारे लोग डिपॉजिट करते हैं, आखिर उतने सारे पैसे का बैंक करता क्या है. क्या वो सारा का सारा पैसा उठा के किसी को दे देगा या रखा रहेगा अपने पास. आखिर अपने पास रखेगा तो उसको फ़ायदा क्या है. बैंक को भी तो कहीं ना कहीं से अर्निंग होनी चाहिए ना. तो बैंक्स वाले करते क्या हैं, बैंक्स का सिंपल सा काम है, बैंक्स जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं उसका कुछ पोर्शन वो अपने पास डिपॉजिट करके रखे रहते हैं. बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या करते हैं, वो एज अ लोन, जो लोन लेने आते हैं लोग, क्रेडिट लेने आते हैं, उनको वो लोग दे देते हैं. और जो बाकी पैसा बचा हुआ रखे रहते हैं, कुछ पैसा जो रखे हुए हैं, एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूँ कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है. मान लीजिए मैं हूँ शिवम. मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ किसके पास, SBI के पास. मैं SBI के पास जाता हूँ लोन देने के लिए, मतलब कैश डिपॉजिट करने के लिए. मैं वहाँ डिपॉजिट करता हूँ कितना, 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट करता हूँ. मैं जब वहाँ 50,000 डिपॉजिट कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कौन जाता है, वहीं दूसरी तरफ जाते हैं अनमोल जाते हैं बैंक के पास. और अनमोल जाके बैंक से क्या कहते हैं कि मुझे क्या करिए, मुझे 20,000 का लोन प्रोवाइड करिए, मुझे क्या करिए, 20,000 का लोन प्रोवाइड करिए. तो उसी समय शिवम ने क्या किया था, 50,000 का कैश डिपॉजिट कराया था और अनमोल पहुँचते हैं 20,000 का लोन लेने के लिए. तो शिवम की तरह ही बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, कैश डिपॉजिट कराया होगा, और अनमोल की तरह ही कई सारे लोग लोन लेने गए होंगे. तो ये जो अमाउंट 50,000 है, मान लीजिए शिवम जब भी जाएंगे वहाँ पे कैश लेने के लिए, तो वो पूरा 50,000 तो लेंगे ही नहीं. वो क्या करेंगे, वो उस 50,000 में से कभी जाएंगे 10,000 विड्रॉ करेंगे, तो कभी जाएंगे तो वहाँ पे आप 2,000 विड्रॉ करेंगे. ऐसा ऐसे ट्रांजैक्शन करेंगे. लेकिन अनमोल को लोन 20,000 का चाहिए था. अब इसी 50,000 में से बैंक्स वाले क्या करते हैं, कुछ पैसा अपने पास होल्ड करके, मान लीजिए वो 20,000 अपने पास डिपॉजिट करके रख लिए कि जब शिवम आएंगे तो उनको दे दिया जाएगा. लेकिन बाकी का जो 30,000 है वो क्या करेंगे, वो लोन देने के लिए यूज़ करते हैं. और जब बैंक्स वाले लोन देते हैं, अभी मैं आपको समझा दूं, जब बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है, तो बैंक्स जब लोन दे रही है, देखिए जब बैंक क्या करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी, बैंक्स जब लोन देगी तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी. बैंक्स जब लोन देगी तो क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी. और वो इंटरेस्ट क्या होती है, जितना इंटरेस्ट हम लोग को मिलता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है वो. मान लीजिए आपका अप्रॉक्स 15 to 20% का इंटरेस्ट चार्ज वो लोग करते हैं जब वो लोग लोन्स प्रोवाइड करते हैं. तो उससे भी तो उनका अर्निंग हो रहा है, फिर वो लोन आपका डिपॉजिट तो करेगा ही करेगा. तो इस तरह जो शिवम भैया ने मनी डिपॉजिट आपका किया था, वो क्या होगा, दोबारा से रिकवर होकर वापस आ जाएगा. तो हमको क्या लगता है कि यार हम लोग ने मनी डिपॉजिट किया होगा बैंक में, पूरा 50,000 मेरा होगा ही होगा. लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले अगर मैंने 50,000 डिपॉजिट किया है तो उसमें से वो क्या करेंगे, 20,000 अपने पास रखे रहेंगे और 30,000 रुपीज़ को क्या करेंगे, एज अ लोन वो लोग रेस कर देंगे. क्या करेंगे, लोन दे देंगे या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे उसका, ताकि उनसे भी उनको क्या हो, इंटरेस्ट अर्न होता रहे, प्रॉफिट अर्न होता रहे. तो यहाँ आपको बैंक का ये जो फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा. और ये चीज़ और समझ में आ गया होगा कि बैंक कभी भी पूरा का पूरा मनी अपने पास डिपॉजिट करके नहीं रखती है. RBI वाले उनको गवर्न करते हैं, बताते हैं कंडीशंस से आपको कैसे क्या करना है और कितना कैश अपने पास डिपॉजिट करके रखना है और कितने को आपको एज अ लोन रेस कर देना है मार्केट में, या जिसको भी लोन देना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, 2 तरह के क्रेडिट सिचुएशन है आपके यहाँ के पास. आप देखिए कौन कौन से हैं. तो यहाँ पे कुछ स्टोरीज दी गई हैं.
मैं कोशिश करता हूँ स्टोरी समझाने का, वरना आपको जल्दी खत्म कर देता हूँ चैप्टर। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन। अब देखिए डे टू डे ट्रांजेक्शन अगर होंगे तो क्रेडिट की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब भाई उधार तो लेना पड़ेगा ना, हो सकता है हम लोग के पास मनी उस समय ना हो। क्रेडिट लोन रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी गुड्स सर्विस इन रिटर्न फ्रॉम द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अब ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए मान के चलिए मैं क्या हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ। मैं कौन हूँ, एक शॉपकीपर हूँ। मैंने क्या किया, जो होलसेलर होते हैं, आप तो होलसेलर को जान ही रहे हैं, होलसेलर हमेशा क्या करते हैं, थोक में सामानों को देते हैं। तो मान लीजिए होलसेलर से मैंने गुड्स परचेज़ किया था, कितने का, 50,000 का गुड्स परचेज़ किया। बट मेरे पास उस समय 20,000 रुपीज़ ही हैं और मैं 20,000 रुपीज़ का पेमेंट कर देता हूँ होलसेलर को और उनसे ये प्रॉमिस कर देता हूँ कि 30,000 रुपीज़ मैं आपको विद इन अ 1 मंथ प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉमिस कर रहा हूँ ना उनको, एक क्रेडिट की सिचुएशन बन रही है ना, और एक वहाँ पे प्रॉमिस है कि हाँ ये लोन हमको प्रोवाइड, मतलब जो भी हमारा पैसा बाकी है, क्रेडिट है, उधार है, ये हमको इन फ्यूचर प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा क्रेडिट क्या है आखिर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया फेस्टिवल सीज़न का। इस फेस्टिवल सीज़न में एक इंसान है, इसका नाम क्या है, सलीम नाम है। सलीम आपका एक जूता बनाने वाला है, शू मैन्युफैक्चरर है। होता क्या है, इनको एक ऑर्डर आता है, कितने का, 3,000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने का, और इनको विद इन अ मंथ क्या करना पड़ता है, उस शूज़ के ऑर्डर को कंप्लीट भी करना है। अब सलीम को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगा ही हो। अब सलीम को क्या करना है, अपना प्रोडक्शन टाइम में कंप्लीट करने के लिए कुछ मोर वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, जो भी उसमें वर्क है, जब वर्कर्स ज़्यादा रहेंगे तो हम अपना जो डिलीवरी वो क्या कर पाएंगे, टाइम टू टाइम दे पाएंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, पहला कंडीशन मोर वर्कर्स चाहिए। दूसरा कंडीशन इनको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि 3,000 पेयर ऑफ शूज़ हैं तो रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, तभी ना मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी हमारी। अब इस खर्चे को उठाने के लिए सलीम को क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। और लोन लेने के लिए इसके पास 2 सोर्सेज अवेलेबल हैं, 2 तरीका है ये लोन ले सकता है। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला, ये लेदर सप्लायर से बात करेगा और सप्लाई को क्या कहेगा कि आप क्या करिए, आप हमें लेदर को सप्लाई कर दीजिए, बट हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम क्या करेंगे, बाद में आपके पेमेंट कर देंगे। पहला कंडीशन ये, लेदर सप्लायर से बात करेगा। किससे बात करेगा, जो लेदर के सप्लायर उनसे बात करेगा, और उनसे बात करके क्या कहेगा, आपको बाद में हम पे कर देंगे जो अभी अमाउंट है। दूसरा कंडीशन ये कि जिन्होंने इनसे शूज़ को ऑर्डर किया 3,000 पेयर ऑफ शूज़, उनको कह देगा क्या कि आप एक काम करें, 3,000 पेयर ऑफ शूज़ है, 1,000 पेयर ऑफ शूज़ का उनको जो पैसा है वो इन्हें एडवांस हमें दे दीजिए, वो हमें इन एडवांस दे दीजिए। और जब एंड ऑफ द मंथ होगा, जब मैं आपको 2,000 बाकी का जो पेमेंट करूंगा, मतलब बाकी शूज़ की जब डिलीवरी करूंगा, तो उस समय क्या करूंगा, मैं आपसे उसको कर लूँगा। मतलब ये इससे 2 तरीका है। एक तो ये लेदर सप्लायर के पास जाए, उससे क्या करे, लेदर को क्रेडिट में उधार में ले ले, बाद में पैसा दे दे। एक तरीका ये, जो शूज़ सप्लायर, मतलब जिसको शूज़ को सप्लाई करना था, उसको कह दे 1,000 शूज़ का जो पैसा हो क्या करिए, एडवांस में दे दीजिए, बाकी जो 2,000 बचे हुए शूज़ हैं उसका जब मैं डिलीवरी कर दूंगा तब पेमेंट कर दिएगा। 2 तरीका है। अब एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक्स अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। अब इस तरीके से, दोनों तरीके से क्या कर सकता है सलीम, अपनी डिलीवरी को अच्छे से कंप्लीट कर सकता है, अब कंप्लीट करके अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे जो क्रेडिट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रेडिट पॉजिटिव काम कर रहा है। पॉजिटिव काम क्या कर रहा है, उधार लेने से फ़ायदा क्या हुआ कि नहीं सलीम का, फ़ायदा हुआ उधार लेने से। एक कंडीशन और बनेगा, जब हम उधार लेंगे हो सकता है उससे हमारे को कोई फ़ायदा ही ना हो। यहाँ पे क्रेडिट क्या किया, पॉजिटिव रोल प्ले किया कि नहीं प्ले किया, यहाँ क्रेडिट प्ले किया क्या, पॉजिटिव रोल प्ले किया। पॉजिटिव रोल कैसे प्ले किया, जो सलीम था अपनी गुड्स की डिलीवरी एट अ टाइम कर पाता है क्रेडिट लेने की वजह से। अब एक और कंडीशन देखिए आप, क्रेडिट पॉजिटिव रोल, क्रेडिट निगेटिव रोल देखिए। उसका एग्जाम्पल नीचे आपको दिखेगा स्वप्नास प्रॉब्लम में। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। स्वप्ना क्या है कि स्मॉल फार्मर है, ये क्या करते हैं, ग्राउंडनट को ग्रो करती हैं, इनके पास 3 एकर्स ऑफ लैंड है। ये क्या करते हैं, लोन लेते हैं किससे, मनी लेंडर से, अपने बाकी के खर्चों को चलाने के लिए। इनको ये आशा थी कि क्या करेंगी, जब ये अपने खेत को हार्वेस्ट करेंगी, एग्रीकल्चर को हार्वेस्ट करेंगी, तब ये जो लोन इन्होंने लिया है उसको रीपे कर पाएंगी। बट होता क्या है, सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट, उसी सीजन में जो इनका क्रॉप है वो क्या होता है, पेस्ट के द्वारा, कीड़ों के द्वारा खराब कर दिया जाता है। अब इनको कहीं ना कहीं एक आशा थी ना कि जो हार्वेस्ट करेंगी, जो भी इनका प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन होगा, उससे क्या करेंगे, मनी लेंडर का पेमेंट कर देंगी। बट अब तो वो भी नहीं हो पाता, क्रॉप ही खराब हो गया। थ्रो सपना स्प्रेज इज क्रॉप इन एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड। अब सपना को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड जो होते हैं
कीटनाशक दवाइयाँ इनको हम कहते हैं। अब इस पेस्ट से बचने के लिए उस पर छिड़काव करना पड़ेगा, अब थोड़ा और पैसे का खर्चा होगा। अब सी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेब्ट ग्रो ओवर ईयर इनटू अ लार्जर अमाउंट। अब ये क्या होता है, लोन पे नहीं कर पाती हैं। जब लोन पे नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जो इनका अमाउंट है डेब्ट का, जो कर्जा इन्होंने लिया हुआ है वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा। बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ, लेकिन वो अर्निंग तो इनफ नहीं ना है, कितनी कमाई इनकी हो रही है कि वो लोन्स को पे कर पाए। अब ये क्या होगा, सी इज कॉट इन अ डेप्ट, इसी को हम कहते हैं डेप्ट ट्रैप, कि कर्जे के जाल में फंस जाना। तो ये फंस चुकी थी। अब इनको करना क्या पड़ेगा, 3 एकर्स ऑफ लैंड था, तो ये अपने लैंड के कुछ पार्ट को क्या करते हैं, सेल कर देती हैं, बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं उनको चुकाने के लिए। जस्ट अ सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड, अब यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे जो फार्मर्स होते हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे केस क्या देखें, क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। सपना वाले केस में हम लोग क्या देखते हैं कि सपना वाले केस में क्रेडिट क्या कर रहा है, क्रेडिट निगेटिव रोल प्ले कर रहा है। जो उधार है वो क्या कर रहा है, एक निगेटिव रोल प्ले कर रहा है। कैसे, अब सपना कर्जे के जाल में फंसती चली जा रही हैं, लेकिन जस्ट ऊपर हम लोग ने सलीम वाले में क्या देखा, क्रेडिट पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा था। तो यहाँ आप समझेंगे क्रेडिट के 2 तरीके, एक तो वो पॉजिटिव रोल प्ले करेगा और एक आपका निगेटिव रोल प्ले करेगा। ये 2 एग्जांपल्स को आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये आप समझदार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लास्ट टॉपिक आपका जो भी है, शायद लास्ट ही है या और भी है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से बार बार पूछता है, व्हाट डू मीन बाय कोलेटरल। लगता है बच्चों को बहुत हार्ड है, लेकिन है क्या, बहुत आसान है। देखिए क्या है आखिर एक बार। अब आप मान लीजिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या, टर्म्स माने टर्म्स एंड कंडीशन। कहीं भी आप जाते हैं कुछ भी करने तो वहाँ कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। मान लीजिए स्कूल ज्वाइन किए आप एज ए टीचर, तो वहाँ कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वहाँ पे आपको कर दिया जाएगा कि आपको इंग्लिश ही बोलना है, एकदम फॉर्मल पहन के ही आना है, भले टीचर को पढ़ाने आए चाहे ना पढ़ाने हैं, ठीक है, लेकिन टर्म्स एंड रेगुलेशन वो अपना लगाते ही लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई इंटरेस्ट रेट विद द बोरोवर must pay to the lender along with the repayment of the principal. In addition, lenders may demand collateral security against loan. ये बताइए, अगर आप लोन लेने जाएंगे, आप लोन लेने जाते हैं, मान लीजिए आप लोन लेने चले गए, मान लीजिए आप लोन लेने चले गए, मान लीजिए आप लोन लेने कहाँ चले गए, राम के पास लोन लेने चले गए, और राम के पास जब लोन लेने जाएंगे तो राम कहेगा ना यार कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मेरे पास डिपॉजिट करो, ताकि हमको लगे कि हाँ तुम लोन चुका पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि नीरव माले की तरह तुम भाग जाओगे, तो आपको कुछ ना कुछ उसके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए आपका दोस्त है राम, आप उसके पास गए, कहे भैया हमको क्या करो 500 रुपये तुम उधार दे दो, तो वो कहा तुम अपनी क्या करो, वॉच हमारे पास गिरवी रख दो। तो यही जो वॉच आपने गिरवी रखी वही क्या है, सिक्योरिटी है, या उसी को मैं कह लूँ तो क्या है, एक कोलेट्रल है, एक एसेट है। देखिए कितना आसान भाषा में आपको समझा दिया मैंने। ठीक, कोलेट्रल क्या है, फिर देख लीजिए कोलेट्रल क्या है। कोलेट्रल एक एसेट है दैट अ बोरोवर ओन्स सच एज अ लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइवस्टॉक डिपॉजिट विद बैंक। एक बोरोवर के पास क्या होगा, मान लीजिए एक जो भीख मांगने वाला है, माने जो पैसा आपसे उधार ले रहा है, उसके पास क्या क्या है, उसके पास उसकी लैंड है, उसके बाद मान लीजिए उसके पास बाइक होगा, उसके पास उसके लैंड के जो पेपर्स होंगे वो होंगे, और क्या हो सकता है, उसके पास जो बैंक में डिपॉजिट है वो होगा, मान लीजिए कोई डीडी बनाया होगा, जैसे हम लोग डीडी डिपॉजिट करके बनाते हैं, तो ये सारे चीज़ उसके पास होंगे। अब ये बोरोवर जब जाएगा किसके पास, लेंडर के पास, जब किसी के पास जाएगा कहेगा हमको क्या करो, उधार दे दो, लेंडर को दे दो, तो वो एज अ गारंटी कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो अपने पेपर क्या करेगा, ज़मीन के उसको उठा के दे देगा कि आप क्या करो, ये मेरे घर का ज़मीन का कागजात ले लो, और जब तक मैं लोन नहीं पे करूँगा तब तक तुम मेरे ज़मीन का कागजात मुझे मत देना। मान लेकर तुम लोन लेकर भाग गए, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलेट्रल कहते हैं। तो आप कोलेट्रल अब समझ गए होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट डू मीन बाय कोलेट्रल। सिंपल आसान भाषा में बार बार मैं कर रहा हूँ, कोलेट्रल क्या है, एक गारंटी है जो एक लेंडर को चाहिए, और वो किस फॉर्म में हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक डिपॉजिट विद बैंक, या जो भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बस आपका यही आपका जो चैप्टर्स है, आगे आते हैं, थोड़ा और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, देख के ख़त्म करते हैं। फिर आपका आता है क्या, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बता दिया अभी। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्रोमाइज, व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब ये आपका जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो क्या है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपका क्या है, पहला तो आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट। दूसरा आपका कोलेट्रल, कोलेट्रल क्या होता है मैंने आपको बता दिया।
ऊपर साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायरमेंट होते हैं वो, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बन जाती हैं, आपकी टर्म्स ऑफ क्रेडिट बन जाता है कि जब भी आप उधार लेने जाएंगे तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने रखे जाएंगे, इसी को हम क्या कह देते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कह देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कुछ केस स्टडीज़ दी हुई हैं तो आप उसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट्स इन इंडिया, और एक आपका क्या दिया हुआ है नीचे, फॉर्मल सेक्टर, और वहीं दूसरी तरफ हम लोग आते हैं कहाँ पे, एक सेकंड, एक आपका फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है और दूसरा आपका क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है। अब ये फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या है वो आपको मैं इसी भाषा में समझा देता हूँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड का यूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैं आपको चैप्टर का समरी स्टार्ट करूँगा, मतलब समिंग अप करूँगा सारा का सारा चीज़ें, जो भी चीज़ें थी यहाँ पे आपकी। अब ज़्यादा आपको परेशान की ज़रूरत नहीं है, ये फ्लो चार्ट आप समझ लीजिए, बाकी को समझने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अभी तक जो जो हम लोग ने पढ़ा और जो हम लोग ने नहीं पढ़ा वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए क्या क्या चीज़ें एक बार थी। स्टार्टिंग हम लोग ने कहाँ से किया, स्टार्टिंग किया था हम लोग कहाँ से, मनी से। ठीक, मनी क्या है आपका, तो मनी दो तरीके से देखे थे हम लोग। एक क्या देखे थे हम लोग, एक देखे थे आपका अर्लियर फॉर्म ऑफ मनी, एक आपका क्या देखे थे हम लोग, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अर्लियर फॉर्म ऑफ मनी में हम लोग ने क्या देखा था, गोल्ड्स, हाँ, गोल्ड सिल्वर के क्वाइंस, और मॉडर्न फॉर्म में क्या देखा था हम लोग ने, पेपर करेंसी, पेपर करेंसी के साथ क्या देखा था, क्वाइंस देखा था हम लोग ने। इसी वाले में हम लोग ने बैंकिंग सिस्टम में जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े थे तो वहाँ पे क्या देखे थे हम लोग, चेक्स देखे थे। चेक्स के साथ साथ क्या देखे थे, डिमांड डिपॉजिट देखे थे, जिसको हम लोग डीडी भी कहते हैं। ये दो है, फिर आगे और भी तरीके हैं, उसमें हम लोग को नहीं जानना है। तो मनी क्या है वो बाकी हम लोग जान गए। यहाँ पे दो चीज़ और हम लोग जाने थे, वो दो चीज़ क्या है, एक तो मनी क्या है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग यूज़ करते हैं, मनी को हम लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या जाने थे हम लोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या होता है, इसको हम लोगों ने सुना था। ये आपका बार्टर सिस्टम का ये क्या होता है, फीचर होता है, बार्टर सिस्टम का ये एक फीचर होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। और फिर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को एलिमिनेट कौन कर देता है, जब मनी आ जाता है तो मनी आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को यहाँ पे उसको एलिमिनेट कर देता है। फिर हम लोग ने क्या देखा था, मनी जो पेपर करेंसी है उसको कौन प्रिंट करता है, जहाँ हम लोग देखते हैं एक बार, मनी का जो सर्कुलेशन है उसको गवर्न कौन करता है, हमारी आरबीआई गवर्न करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही क्या करती है, उसके सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। कोई भी इंसान अगर इंडिया में ही हैं आप, तो इंडिया में एज ए एक्सचेंज मीडियम अगर आप मनी दे रहे हैं किसी को, मनी भी क्या, पेपर करेंसी दे रहे हैं, रुपीज़ दे रहे हैं, पेपर करेंसी रुपीज़ दे रहे हैं, तो उसको लेने से मना नहीं करेगा, वो उसको लेना ही पड़ेगा इन एक्सचेंज में। अब दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं किसका, बैंक का। क्या करिए, बैंक क्या होता है, तो बैंक में दो चीज़, बैंक होता क्या होता, मैंने आपको बता दिया, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है। बैंक क्या है आपका, बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट क्या करता है, ये डिपॉजिट करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। जो भी हम लोग डिपॉजिट करने जाते हैं उसको डिपॉजिट करता है कि नहीं करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट। साथ साथ हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट देता है, और क्या करता है, लोन्स रेस करता है, और क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड कराता है फार्मर्स को, और जो बिजनेसमैन होते हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्रेडिट प्रोवाइड, साथ ही साथ क्रेडिट प्रोवाइड एट अ लो इंटरेस्ट रेट, ये आपको बता दूं, एट अ लो इंटरेस्ट रेट। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ आखिर मैंने से क्यों लिखा है यहाँ पे।
बैंक्स आपको हमेशा क्या करेगा, एट अ लो इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट को प्रोवाइड करेगा। तो एक बार 10 सेकेंड आगे बढ़ते हैं हम लोग, बैंक्स के फंक्शन देखते हैं हम लोग। बैंक्स के फंक्शन क्या क्या हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार और मैं बता देता हूँ। बैंक्स के फंक्शन दो हैं, वो दो कौन कौन से हैं, एक तो एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरा प्रोवाइड लोन्स ऑफ क्रेडिट, प्रोवाइड लोन्स ऑफ क्रेडिट। बस अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या, व्हाट इज क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट क्या आपका, क्रेडिट इज अ लोन फैसिलिटी। क्रेडिट क्या है, लोन फैसिलिटी है, एक्सटेंडेड बाय द लेंडर्स टू द बोरोवर्स, एक्सटेंडेड बाय द लेंडर्स टू द बोरोवर्स। मतलब लेंडर्स क्या करते हैं, जो बोरोवर्स होते हैं उनको ये क्रेडिट देते हैं। अब क्रेडिट के बाद यही हम लोग जस्ट क्या देखे थे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो कुछ वेरियस कंडीशंस लगाए जाते हैं जब हम लोग लोन लेने जाते हैं, और वो कंडीशन क्या करना पड़ता है, बोरोवर्स को पूरा करना पड़ता है, जो भी लेंडर्स उनके सामने कंडीशंस रखेंगे उसके लिए। अब जो टॉपिक मैं आपको बोलने जा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैंने पढ़ाया नहीं है, उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक, जस्ट अ सेकेंड। देखिए वो टॉपिक क्या है, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ये सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है, ये लास्ट का जो टॉपिक है, कृपया करके आप वीडियो छोड़िएगा मत, देख जरूर लीजिएगा। यहीं पे आपका दो चीज़ है, एक आपका इनफॉर्मल सोर्सेस, एक आपका क्या है, इनफॉर्मल सोर्सेस, और दूसरी तरफ आपका क्या आता है, फॉर्मल सोर्सेस। इनफॉर्मल सोर्सेज और फॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज में कौन कौन से आपके आते हैं, मनी लेंडर्स, दूसरे आपके कौन आते हैं, ट्रेडर्स, तीसरे आपके कौन आते हैं, फ्रेंड्स, चौथा आपके कौन आते हैं, रिलेटिव्स। ये आपके आएंगे कहाँ, इनफॉर्मल में। वहीं आपके फॉर्मल में कौन कौन से आते हैं, फॉर्मल में दो ही होता है, एक आपका होता है बैंक्स और दूसरा आपका क्या होता है, कोऑपरेटिव्स। ये दो। अब मैंने आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल ऊपर नहीं पढ़ाया था, यहीं मैं समझा देता हूँ। इनफॉर्मल और फॉर्मल आखिर क्या है, फॉर्मल लोन आपको कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक वाले। इनफॉर्मल वाले लोन कौन प्रोवाइड करेंगे, तो ये चार लोग का जो मैंने नाम लिया है वो इनफॉर्मल लोन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ बेसिकली अगर बैंक आपको लोन देगा तो बैंक आपके घर आपको मारने तो पहुँचेगा नहीं कि आप लोन नहीं चुका रहे हैं तो क्या करिए, हम आपको मारने आ रहे हैं, हमको लोन दीजिए। लेकिन इनफॉर्मल वाले में क्या होते हैं, ये चारों के चारों आपके घर आ सकते हैं आपको मारने पीटने के लिए, ठीक। मतलब ये किसी भी तरीके से अपने लोन को क्या करेंगे, आपसे वापस लेने की कर ही लेंगे जो करना होगा। बैंक्स हमेशा क्या करते हैं, बैंक्स और कोऑपरेटिव फॉर्मल में इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमेशा कम रहता है, यहाँ इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। इनफॉर्मल सोर्सेज में हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, हाई रहता है, यहाँ इंटरेस्ट रेट एकदम हाई रहेगा। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को यहाँ पे कौन गवर्न करता है, आरबीआई गवर्न करती है। इनफॉर्मल में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नो ऑर्गेनाइजेशन जो इसको क्या करे, गवर्न करे, इसीलिए अपने मर्जी के हिसाब से चलता है, कोई भी इसको गवर्न करने वाले वहाँ पे नहीं होते हैं। तो फॉर्मल में आरबीआई, इनफॉर्मल में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो कि रिक्वायरमेंट है कि इसको भी लेकर आया जाए, वरना बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं विलेजेस में वो लोन लेने कहाँ जाते हैं, तो जो फार्मर्स होते हैं, मैं आपको यही बता दूं, वो हमेशा लोन लेने जाते हैं कहाँ, इनफॉर्मल में। क्यों इनफॉर्मल में जाते हैं वो भी मैं बता दूं, ड्यू टू कोलेट्रल और पेपर वर्क वो करना नहीं चाहते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो, क्योंकि ज़्यादा एजुकेटेड वो नहीं होते हैं। बेसिकली वो इन सारे झमेलों से बचना चाहते हैं, इसीलिए वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, और वहाँ जाके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। और सेम स्वप्ना वाले एग्जाम्पल की तरह याद रखिएगा, डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और क्या बन जाते हैं, बेगार वर्कर्स। बेगार वर्कर्स आप जान ही रहे हैं कौन होते हैं, बेगार वर्कर्स जो जिनको बिना पैसा मिले काम कराया जाता है, बेगार वर्कर्स होते हैं, ठीक है।
वो अगर इधर चले गए होते तो इनको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलता, अब बैंक इनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहा था। इसीलिए आजकल क्या देखा जा रहा है, जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, बैंक्स को कहा जा रहा है कि क्या करिए, आप लोकल गवर्नमेंट तक या लोकल लेवल तक भी अपनी पहुंच को बढ़ाइए, ताकि जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो पाए क्रेडिट के चक्कर में, उनको लोन्स कम इंटरेस्ट रेट पे मिल पाए। ठीक, आगे देखते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर्स में डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं और उसके बेनिफिट क्या हैं वो जान लीजिए। आपको मैं यही समझा दूँ, लास्ट का जो टॉपिक है वो ज़रूर देखिएगा, वरना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। इनफॉर्मल सोर्सेज में दो चीज़ है, एक तो डिफ़िकल्टीज़ और एक फ़ायदे। और नुकसान फ़ायदे तो होते ही हैं, डिफ़िकल्टीज़ और एक आपके बेनिफिट्स। तो डिफ़िकल्टीज़ पहला क्या है, अभी मैंने आपको बताया, शॉर्ट में बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या होगा सर, काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक, हाई होगा इंटरेस्ट रेट। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का दिक्कत, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ प्रॉपर नहीं किया जाता है। मान लीजिए आपने लोन पे किया था पर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि आप लोन चुकाए थे, और बाद में आपसे जो मनी लेंडर है वो कहे कि क्या कि आपने लोन पे ही नहीं किया था, तब तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे। तीसरा क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है बोरोवर्स का, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है किसका, बोरोवर्स का, उनको परेशान किया जाता है। कभी अपने 4 गुंडे भिजवा देंगे मारने के लिए, तो कभी कुछ करा देंगे, उनको मतलब है इससे उनका जो उधार उन्होंने दिया पैसे से, बस उससे। बेनिफिट्स क्या क्या है वो देखिए। सबसे मेन बेनिफिट्स क्या, यहाँ पे आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं क्या, नहीं मांगते हैं, कहते हैं ठीक है लोन लेके जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो फार्मर भी उन्हीं के पास जाना चाहेंगे कि यार कोई पेपर ऊपर का झमेला नहीं है, इन्हीं के पास चलो, ठीक। दूसरा क्या दिक्कत है यहाँ पे, मैं दूसरा क्या फ़ायदा है, कोई भी गारंटी ये नहीं लेते हैं, इनको कोई गारंटी नहीं चाहिए कि तुम लोन दोगे कि नहीं दोगे, वो तो अपना पैसा निकलवा ही लेंगे। तो दो बेनिफिट हो गया इनफॉर्मल का। अब आते हैं कहाँ, फॉर्मल वाले में, जो एकदम लास्ट टॉपिक है आपका, कि फॉर्मल सोर्स का क्या बेनिफिट और क्या वो फ़ायदा है। लास्ट है आपका ये चैप्टर का लास्ट, इसकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। कोशिश करूँगा कि वीडियो में आपका रहे और लास्ट में नीचे आपको ऐड करवा दूँ वहाँ पे मैं। तो डिफ़िकल्टीज़ में क्या रहेगा, पहला चीज़, जहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ क्या फॉर्मल में, जैसा कि वहाँ जो डिफ़िकल्टी है तो वहीं डिफ़िकल्टी बन जाएगा, यहाँ रिक्वायरमेंट होगा। अब भाई यहाँ किसान लोग परेशान कि यार मेरे पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ज़मीन का कागजात ही नहीं है, अब मैं क्या करूँगा। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बिना डॉक्यूमेंट का बैंक से लोन कभी ज़िंदगी में नहीं ले सकते हैं, जितना कोशिश भी कर लीजिए आप। दूसरा यहाँ पे क्या चाहिए आपको, रिक्वायर गारंटीज एंड कोलेट्रल्स, गारंटी तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, कहाँ पे, बैंक वालों को, वरना वो आपको छोड़ेंगे नहीं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, पहला वो देखिए, सबसे मेन बेनिफिट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट कम, सबसे मेन बेनिफिट, इंटरेस्ट रेट हमेशा क्या होगा आपका, कम होगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को, जो भी चीज़ें वो आपसे लेंगे पैसा, वो आपको क्या करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे ट्रांजेक्शन्स का। तीसरा चीज़ क्या होगा आपके साथ, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, तीसरा ये भी बेनिफिट है कि आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या मिलेंगे, सारे के सारे एकदम सही मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल सोर्सेज क्या हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लास्ट आपको जो चीज़ है ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी कि सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर्स पे, कोशिश करूँगा कि और जल्दी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।